हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, ذاتی मिल्कियत और विरासत का आगाज़। मज़कूरा वाला पैराग्राफ को मैंने बगैर किसी तब्दीली के इसी तरह छोड़ दिया है जिस तरह वो इस किताब के पुराने एडिशनों में छपा है, लेकिन इस दौरान में सवाल का एक और पहलू सामने आ गया है। कोलेफस्की ने यह बात साबित कर दिया है कि पदरी इक़्तिदार वाली घरेलू बिरादरी, मादरी हक वाली कम्युनिस्टी ख़ानदान और मौजूदा ज़माने के अलग अलग रहने वाले ख़ानदान को मिलाने वाली एक दरमियानी कड़ी थी, और इसी हैसियत से अगर ये हर जगह नहीं पाई जाती तो भी इसका बहुत वसी रवाज था। जब से ये साबित हुआ है तब से बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि ज़मीन सबकी मुश्तरका मिल्कियत थी या नहीं, जिस पर मावरर और विलियम्स में अब तक बहस मुबाहिसा हो रहा था। बिल्कुल अब सवाल ये है कि मुश्तरका मिल्कियत की क्या शक्ल थी। इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि सीजर का ज़माने में सोवियों लोगों में ज़मीन की मुश्तरका मिल्कियत होती थी, बल्कि सब लोग मिलकर साझे की खेती करते थे। इन लोगों की इक्तिसादी इकाई क्या थी? गन, घरेलू बिरादरी या खून के रिश्तों पर मबनी कोई दरमियानी कम्युनिस्टी गिरोह या ज़मीन की मुख्तलिफ मुकामी हालात के मुताबिक ये तीनों ही शक्लें पाई जाती थी। इन सवालों पर अभी बहुत दिनों तक बहस चलती रहेगी। कोलेफस्की का कहना है कि टेस्टिटेस ने जिन हालात का जिक्र किया है वो मार्क या देही बिरादरी पर दलालत नहीं करते, बल्कि घरेलू बिरादरी पर दलालत करते हैं, जो बहुत आगे चलकर आबादी की बढ़ जाने की वजह से देही बिरादरी में बदल गई। इसलिए कहा जाता है कि रूमियों के ज़माने में जिस इलाका में जर्मनी बसे हुए थे और बाद में जिस इलाके को इन्होंने रूमियों से छीना, वहाँ जर्मनों की बस्तियाँ गांव की शक्ल में नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी ख़ानदानी बिरादरियों की शक्ल में थी, जिनमें कई पुश्त के लोग रहते थे जो ज़मीन की एक काफ़ी बड़े इलाके पर खेती करते थे और इर्द गिर्द के सहराई ज़मीन को अपने पड़ोस के साथियों के साथ मिलकर मुश्तरका मार्ग के तौर पर इस्तेमाल करते थे। ये बात सही मान ली जाए तो खेती की ज़मीन को बदलने के बारे में टेसिटिस में जो इबारत है इसका ज़रूरी मफ़हूम लगाना होगा, यानी हर घरेलू बिरादरी हर साल नई ज़मीन पर खेती करती थी और पिछले साल की जोती हुई ज़मीन को हल चलाकर खाली छोड़ देती थी या इसे बिल्कुल काम में ना लाती थी। चूँकि आबादी बहुत कम थी, इसीलिए सहराई ज़मीन की कोई कमी ना थी और इसके लिए ज़मीन के लिए किसी को झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहा जाता है कि कई सदियों के बाद जब घराने के मेंबरों की तादाद इतनी बढ़ गई कि पैदावार की इस वक्त जो हालत थी इसमें मिलकर खेती करना नामुमकिन हो गया, तब कहीं इन घरेलू बिरादरियों का सिराजा मुंतशिर हुआ। पहले जो साझे की खेती और चरागाहें थीं, इन्हें इन अलग अलग घरानों में जो इस वक्त तक बन चुके थे मौरूज़ा तरीक़े के मुताबिक बांट दिया गया। शुरू में ये बंटवारा एक मुकर्ररा वक्फ़ा के बाद बार बार होता था, फिर ये एक बार हमेशा के लिए हो गया, लेकिन जंगल, चरागाह, नदी नाले और तालाब सबों की मुश्तरका मिल्कियत रहे। जहाँ तक रूस का ताल्लुक़ है, इर्तिका का ये सिलसिला यहाँ भी तारीख़ी तौर पर पूरी तरह साबित होता है। जहाँ तक जर्मनी और फिर इन मुल्कों के ताल्लुक़ है जिनमें जर्मन लोग रहते थे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टेसिटस के ज़माने में भी देही बिरादरी का वजूद मानने के पुराने ख्याल के मुकाबले में ये ख्याल बुनियादी मवाद की ज़्यादा अच्छी तवाज़ुह करता है और मुश्किलात को ज़्यादा आसानी से हल करता है। जर्मनों की सबसे पुरानी दस्तावेज़ को मिसाल के तौर पर कोलेडेक्स लॉरेक्सिम को देही मार्क बिरादरी के मुकाबले में घरेलू बिरादरी की बुनियाद पर ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। दूसरी तरफ इस ख्याल से नई दुश्वारियाँ भी पैदा हो जाती थी और नए मसाइल उठ खड़े होते हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी है। ये मामला मज़ीद छानबीन के बाद ही तय हो सकेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बहुत मुमकिन है कि जर्मनी, स्कैंडिनेविया और इंग्लैंड में घरेलू बिरादरी एक दरमियानी मंजिल भी रही हो, जहाँ सीजर के ज़माने में जर्मनों ने अभी हाल ही में किसी हद तक बस्ती बनाकर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली थी और किसी हद तक वो मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में थे।
वहाँ टेसिटस के ज़माने में इन्हीं बस्तियों में जमकर रहते हुए एक पूरी सदी गुजर चुकी थी। इससे जराए ज़िंदगी के पैदाइश में जो तरक्की हुई, इसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये लोग लकड़ी के लट्ठों से बने हुए मकानों में रहते थे। इनके लिबास अभी तक इब्तदाई जंगलियों के से थे। वो मोटे ऊनी लिबादे और जानवर की खालें पहनते थे। औरतें और सरफा ज़ेर जामा के लिए सन के बगैर हुए कपड़े इस्तेमाल करते थे। इन लोगों की ग़िज़ा थी दूध, गोश्त, जंगली फल और जैसा कि प्लिनी ने बताया है, जई का दलिया, जो कि आज भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में केल्ट लोगों की कौमी ग़िज़ा है। इनकी दौलत गाय बैल थे, मगर इनकी नस्ल अच्छी नहीं थी और जानवर छोटे छोटे, बेढंगे, बेडोल और बगैर सींगों के होते थे। इनके घोड़े छोटे छोटे टट्टियों जैसे होते थे जो तेज नहीं दौड़ सकते थे। सिक्का के बहुत कम इस्तेमाल होता था और वो भी बहुत थोड़ी तादाद में। सिर्फ रूमी सिक्का ही चलता था। जर्मन लोग सोने या चांदी के सामान नहीं बनाते थे। वो ना तो इन धातों को कोई अहमियत देते थे। लोहे की बहुत कमी थी और कम से कम राइन और टिन्यूब दरियाओं के किनारे रहने वाले लोग अपनी ज़रूरत का सारा लोहा बाहर से मंगवाते थे और खुद ज़मीन से नहीं निकालते थे। रोनिक रसूल खत, जो यूनानी और लातीनी हरूफ की नकल करके लिखा जाता था, सिर्फ एक खुफिया इशाराती अब्जद के तौर पर महज मजहबी जादू टोलने के काम आता था। इंसानों की कुर्बानी करने की रस्म अभी तक जारी थी। मुख्तसर ये कि इस ज़माने में जर्मनों ने बर्बरियत के दरमियानी दौर से निकलकर आखिरी दौर में हाल ही में कदम रखा था। जिन जर्मनी कबीलों से रूम के बाशिंदों का बराह रास्त ताल्लुक़ कायम हो गया था और इसलिए जो आसानी से रूम वालों की सनती पैदावार हासिल कर सकते थे, वो धात या कपड़े की खुद अपनी सनतें कायम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ज़रा भी शक नहीं कि बहरे बाल्टिक के साहिल पर रहने वाले शुमाल मशरकी कबीलों ने ये सनतें कायम कर ली थी। सल्जोक के दलदली इलाके में ज़र्रा बख्तर के जो टुकड़े मिलते हैं, लोहे की लंबी तलवारें, बख्तर, चांदी का खुद वगैरह जो चीज़ें दूसरी सदी के आखिर के रूमी सिक्कों के साथ मिलती हैं और लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने से जर्मनों की बनाए हुए धात के सामान जो चारों तरफ फैल गए हैं, वो सब एक मखसूस किस्म की उम्दा कारीगरी के नमूने पेश करते हैं। और यही बात इन चीज़ों पर भी सादिक आती है जो रूमी चीज़ों के नमूने पर बनाई गई थी। मगर जब जर्मन लोग तर्क वतन करके मुतमद्दन रोमन अम्पायर में आ बसे तो एक इंग्लैंड के सिवा बाकी सब जगह इनकी अपनी सनतें खत्म हो गई। इन सनतों की इब्तिदा, इनकी नस्ल-नुमा इस कदर एक ढंग से और यकसा तौर पर हुई थी। इसका एक अच्छा सबूत है कांसे का बना हुआ ब्रोच बरगंडी में, रोमानिया में और आज़फ समुंदर के साहिल पर जो नमूने मिले हैं, वो देखने में ऐसे मालूम होते हैं गोया वो भी बरतानिया और स्वीडन के कारखानों में बनाए गए हों। और इसमें कोई शक नहीं, वो भी जर्मन कारीगरी की पैदावार है। इन लोगों का दस्तूर भी बर्बरियत के आखिरी दौर के हिस्ब हाल था। टेसिटस की रवायत के मुताबिक सरदारों की एक काउंसिल होती थी जो कम अहमियत के मामलों को तय करती थी और ज़्यादा अहम सवालों को आवामी असम्बली के सामने फैसले के लिए पेश कर देती थी।